Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द स्कूल ऑफ एक्सरसाइज साइंस. आज हम चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली यही लास्ट पार्ट होना चाहिए इस चैप्टर का. तो हम प्रोसीड करते हैं. तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो करंट एविडेंस इज इनसफिशिएंट रिगार्डिंग कार्डियोवैस्कुलर complications during low to moderate intensity resistance training to warrant formal pre-screening recommendations. Limited data available on the topic, but it appears that the risk of complication is low. So इसका क्या मतलब है कि एविडेंस अभी इनसफिशिएंट है काफ़ी ये कहने को कि लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जब आप करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट एक्सरसाइज वगैरह, तो वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता हो, कार्डियो मतलब हार्ट रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करता हो. ऐसा भी कोई एविडेंस ऐसा सफिशिएंट नहीं मिला है जो ऐसा कहे कि प्रॉब्लम हो सकता है लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से. ठीक है. एंड हाँ, तो ये भी पता चलता है लिमिटेड डेटा से कि रिस्क भी अगर है तो थोड़ा वो कम है कॉम्प्लिकेशन का, है ना. नाउ सेल्फ गाइडेड स्क्रीनिंग, प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर इंडिविजुअल्स wanting to initiate an exercise program may be conducted using the physical activity readiness questionnaire for everyone, PARQ plus form. ठीक है. सो बोला गया है यहाँ पे प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग जो इंडिविजुअल्स के लिए होती है, जो जिनको एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है, मे बी कंडक्टेड, उसको हम पार्क्यू प्लस फॉर्म का यूज करके उनका प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग उनका निकाल सकते हैं. दिस फॉर्म इज एविडेंस बेस्ड एंड वाज डेवलप्ड विद अ गोल ऑफ रिड्यूसिंग अननेसेसरी बैरियर्स टू एक्सरसाइज. एविडेंस फॉर्म है, एविडेंस बेस्ड फॉर्म है और फालतू का जो बैरियर एक्सरसाइज के बीच में आ रहा है जो उसको मतलब निकालने का ये काम करता है. इसका गोल यही है पार्क्यू प्लस फॉर्म का, राइट. पार्क्यू प्लस कैन बी used as either a self-guided screening tool or as an additional element of screening for use by personal trainers seeking additional client information. वही बोला गया है कि पार्क्यू फॉर्म इधर सेल्फ गाइडेड स्क्रीनिंग टूल हो सकता है, राइट, या फिर और एज एन एडिशनल एलिमेंट ऑफ स्क्रीनिंग फॉर यूज बाय पर्सनल ट्रेनर सीकिंग. मतलब मान के चलो एज अ पर्सनल ट्रेनर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो क्लाइंट का, तो उसके लिए भी यूज होता है. दिस इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट इज रेगुलरली अपडेटेड एंड रिवाइज्ड एंड देयर आर डिफरेंट वर्जन्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंटेल with whom you are working. So बोला गया है कि ये बिल्कुल रेगुलरली अपडेट होता रहता है पार्क्यू प्लस फॉर्म, और डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा क्लाइंटेल है, किस तरह का क्लाइंट्स हैं आपका, किस तरह का ग्रुप है, उस हिसाब से वैसा अलग अलग वर्जन्स बनाया गया है. ठीक है, इस फॉर्म का. द पार्क्यू प्लस एंड EPAR MEDX प्लस for clients who have had a positive response to the PARQ Plus or have been referred to use this more comprehensive form by a healthcare professional, were created to reduce barriers for all individuals to become more physically active. ठीक है. तो पार्क्यू प्लस फॉर्म में जिसका सबका यस आया, सब पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया पार्क्यू प्लस फॉर्म में, तो उससे भी ज्यादा डिटेल फॉर्म हो जाता है, वो होता है EPAR MEDX प्लस. तो उसके बाद इसको भरना पड़ेगा, या फिर मान के चलो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है उन्होंने बोल दिया कि उनके हिसाब से EPAR MEDX प्लस फॉर्म उनको भरना पड़ेगा, तो वो भी क्लाइंट भर सकते हैं. वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा www.eparmedex.com. ठीक है. तो ये भी रेगुलरली अपडेट होता रहता है. ठीक है. और जैसा कहा गया है कि पब्लिकली अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो उसको. तो यहाँ पे पार्क्यू प्लस फॉर्म दिया गया है, बहुत ही इजी है. ठीक है. पार्क्यू का फुल फॉर्म आपने पहले देख लिया था, फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चन है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना ज्यादा रेडी है क्लाइंट. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़ लेना, बहुत इजी है. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ क्वेश्चंस ये कमेंट में दे देना, क्योंकि मैंने ये फॉर्म पढ़ा तो मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आएगा. सो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ जितना फॉर्म वाला पार्ट है. ठीक है. अब फॉर्म वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ते हैं. बेसिकली क्या है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है या उसका डिटेल, ये सब बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ है ये. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड.
Patients in cardiac rehabilitation and medical fitness facilities. So cardiac rehabilitation medical fitness facility basically क्या होता है कि उस मान के चलो हार्ट अटैक से सफ़र करता है कोई भी क्लाइंट, राइट, तो उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम होता है, उसमें काउंसलिंग, एक्सरसाइज वगैरह ये सब बहुत तरह के चीज़ों को मिला के एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिससे वापस से हार्ट अटैक है जो भी प्रॉब्लम है उसको रिकवर करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो पर्सनल ट्रेनर्स वर्किंग विद क्लाइंट्स विद नोन cardiovascular disease in clinical settings such as cardiac rehabilitation and medical fitness facilities should use a more in-depth screening tool than the ones presented in the previous section. So कहा गया है ऐसे क्लाइंट से आप डील कर रहे हो जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन में हो हैं या फिर मेडिकल फिटनेस फैसिलिटीज में हैं, तो उनके लिए आपको और थोड़ा सा डिटेल वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। Specifically, it is recommended they use the risk stratification criteria from the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है क्राइटेरिया उनको आपको फिलअप करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो। क्या लास्ट वाले एडिशन में जो था हमारा 5th एडिशन जो मैंने पढ़ा था उसमें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन दिया हुआ था कैसे क्या करना है। तो बेसिकली आप एक बार जाके चेक कर लेना, ये लिंक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करेगा वो, ठीक है। हालांकि बहुत कम आपको यूज में आएगा क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स कॉमन नहीं होते, अनकॉमन होते हैं। हालांकि ऐसे आपको मिल जाते हैं तो आप एक बार ये लिंक को चेक कर लेना, ठीक है। इट इज इम्पेरेटिव दैट द क्लाइंट्स पर्सनल फिजिशियन be made aware of any signs or symptoms suggestive of coronary artery disease that may have been discovered as a result of the pre-participation health screening or during an ongoing exercise program. मान के चलो आप कोई भी pre-participation health screening कर रहे हो या एक्सरसाइज प्रोग्राम क्लाइंट को करवा रहे हो, तो ऐसे साइंस और सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं कि क्लाइंट में जो आपको लगे कि शायद से कोरोनरी आर्टरी डिजीज इस टाइप कोई भी डिजीज ऐसा है, तो क्लाइंट के जो पर्सनल फिजिशियन है ना, आप उनको इन्फॉर्म करो कि ऐसे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल फॉर्म्स की बात आ गई, ठीक है। वंस द प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, द नीड फॉर आउटसाइड रेफरल हैज बीन डिटरमिन्ड, यस और नो, एंड द क्लाइंट इज क्लियर्ड फॉर एक्सरसाइज, एन एप्रोप्रिएट प्रोग्राम कैन बी डेवलप। तो मान के चलो बोला गया हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस हो जो भी होता है, मान के चलो कुछ भी आता है, यस और नो आता है, जो भी होता है, मान के चलो प्रॉब्लम है क्लाइंट का तो मेडिकल क्लियरेंस लेके सब कुछ करके उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करना। अगर क्लाइंट ठीक है तो फिर वैसे भी हम और अच्छी बात है और एक्सरसाइज प्रोग्राम को बना के हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Beyond the initial PARQ plus or pre-participation health screening, there are several important forms that personal trainers should review, keep accessible and utilize as needed with their client. तो बोला गया है कि PARQ प्लस फॉर्म भी होता है या फिर प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग भी होता है, उसके अलावा भी दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको आप चेक कर सकते हो और ज़रूरत के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। These forms include an agreement to participate, an informed consent or assumption of risk form, as well as the following. तो मान उसमें इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म होता है, एजम्पशन ऑफ रिस्क भी कहते हैं उसको, और अग्रीमेंट फॉर्म। तो उस तरह के फॉर्म जैसे यहाँ पे दिया गया चैप्टर नंबर 16 में होगा, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म वगैरह यही हुआ कि हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर ये रिस्क है, तो आप तो दैट इज़ वाई आप क्लाइंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आप जब कर रहे हो तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको समझना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो उसमें इंजरी के रिस्क शामिल होते हैं, तो क्लाइंट को आप पहले से इन्फॉर्म कर रहे हो चीज़, ठीक है, और उससे फिर परमिशन ले रहे हो कि हाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं, कि आपके नॉलेज में है ये सारी चीज़ें कि रिस्क इन्वॉल्व है, फिर आप अपनी मर्जी से इसको स्टार्ट कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है। तो हम ये सब आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 में। बाकी कौन से फॉर्म है, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन में क्या क्या होता है, This form collects more detailed medical and health information beyond the pre-participation health screening, including the following. तो इसमें और डिटेल आपको क्लाइंट का हेल्थ इंफॉर्मेशन पता चलता है, ठीक है।
पास्ट क्या क्या है, पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा, मेडिकेशन क्या क्या ले रहे हैं या फिर क्या क्या सप्लीमेंट क्लाइंट ले रहे हैं, रिसेंट और करंट इलनेस और इंजरीज इंक्लूडिंग क्रोनिक और अक्यूट पेन। सो अभी कोई रिसेंट में कोई उनको इंजरी चल रही है, इसमें ये भी हो सकता है उनको क्रोनिक या फिर अक्यूट पेन हो। क्रोनिक पेन मतलब जो लंबे टाइम से चल रहा है, अक्यूट पेन मतलब जो अभी अभी हुआ है, मतलब अभी अभी वो पेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो लंबा से ऐसे नहीं बहुत टाइम से चल रहा है, या फिर अभी लेकिन अक्यूट अभी हुआ है, इमीडिएटली हुआ है उनको, मतलब रिसेंट पास्ट में उनको हुआ है। तो सर्जरी एंड इंजरी हिस्ट्री ऐसा कुछ है, सर्जरी हुआ है, कुछ इंजरी हुआ है, उसका हिस्ट्री ऐसा कुछ रहा है, ये पता करने में हेल्प करेगा। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पता करने में हेल्प करेगा कि फैमिली की क्या मेडिकल हिस्ट्री है। मान के चलो फादर को भी हार्ट डिजीज था, ग्रैंडफादर को भी था, तो ऐसा आपको पता चलेगा कि फैमिली हिस्ट्री रही है, राइट। लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि उसका न्यूट्रिशन क्या है, करंट स्ट्रेस लेवल क्या है, वर्क रूटीन क्या रहता है, स्लीप कैसा रहता है, लाइक स्लीप साइकिल क्लाइंट का वो भी पता चलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। मेडिकल रिलीज, दिस फॉर्म प्रोवाइड्स, मेडिकल रिलीज फॉर्म में क्या होता है, दिस फॉर्म प्रोवाइड्स द पर्सनल ट्रेनर विद द क्लाइंट्स मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन्स physical activity limitation and or guidelines as outlined by his or her physician, ठीक है। तो कहा गया है कि ये जो फॉर्म होता है ना पर्सनल ट्रेनर का, तो उसमें क्लाइंट का मेडिकल इंफॉर्मेशन होता है और बताया जाता है, मतलब उसके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि इनके में लिमिटेशन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी में हमें क्या क्या लिमिटेशन रखना है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो गाइडलाइंस मेंशन्ड होते हैं कि क्या फॉलो करना चाहिए। डेविएशंस फ्रॉम दिस गाइडलाइन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट्स पर्सनल फिजिशियन। मान के चलो फिजिशियन ने ये गाइडलाइन दिया, ये लिमिटेशन दिया, अब आपको कुछ डेविएशन उसमें करना है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको लग रहा है ये अच्छा होगा, तो उसमें से आपको क्लाइंट के उसके पर्सनल जो फिजिशियन है उनसे आपको परमिशन लेना होगा, उनको दिखाना होगा, वो अप्रूव कर देते हैं तो आप फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अगेन हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर, ये जो है हेल्थ हिस्ट्री के क्वेश्चनर के भी हमने बात की ना, वो ये फॉर्म है, ठीक है। तो एक बार ये भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, दैट इज वाई मैं आपको नहीं समझा रहा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एकदम फ्रीली पूछिए। ये है मेडिकल रिलीज फॉर्म। अब हम मेडिकेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मेडिकेशंस क्या क्या होते हैं, किस तरह के मेडिकेशंस होते हैं, क्लाइंट के बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, राइट। तो मेडिकेशंस में आज हम पढ़ने वाले, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। मेडिकेशंस और सब्सटेंस, कैफीन and nicotine, okay, use is another important topic to review when discussing health history. These substances alter the biochemistry of the body and may affect a client's ability to perform or respond to exercise. So किस तरह के मेडिकेशन क्लाइंट ले रहे हैं, ठीक है, वो क्लाइंट का परफॉर्मेंस या वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सरसाइज पे, उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ड्रग्स मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द पर्सनल ट्रेनर एंड डिस्कस्ड विद द क्लाइंट। तो जो भी प्रॉपर्टी रहती है, जिस तरह के दवा वो ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके बारे में जानना पर्सनल ट्रेनर को बहुत जरूरी है, और क्लाइंट से भी आप वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। When designing and supervising an exercise program, it is important to realize that many substances, over-the-counter medications, and prescription drugs affect the heart's response to exercise. तो exercise जब आप exercise program डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो सब्सटेंस जो क्लाइंट ले रहा है ना, उस पर क्लाइंट के हार्ट रेट पे, हार्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि एक्सरसाइज को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है हार्ट। तो वो ड्रग वो ले रहा है तो उसके हार्ट पे वो करेगा ही, मतलब इफेक्ट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए कि ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम करूंगा तो हार्ट ऐसा रिएक्ट कर सकता है, तो यू शुड हैव दैट नॉलेज, राइट। There are hundreds of thousands of different drugs on the market and each may be referred to by the manufacturer's brand name or by the scientific generic name, ठीक है। आपने देखा होगा कि मतलब दवा जो होती है, दवा के ब्रांड्स या तो ब्रांड नेम से बिकता है, राइट, या तो जेनरिक नेम से बिकता है। मान के चलो आप देखोगे क्रोसिन होता है, क्रोसिन इज अ ब्रांड नेम, राइट। अब बता दिया गया किस कैटेगरी का है, तो पैरासीटामोल है वो,
राइट तो उसका जेनरिक चीज आपको पता चल गया पैरासीटामोल है, काइंड ऑफ दैट। तो या तो ब्रांड नेम से होता है या तो जेनरिक नेम से होता है। तो आपने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जेनरिक दवाखाना देखा होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा जेनरिक दवाखाना में क्या है, मतलब किस कैटेगरी का वो दवाई है, राइट। तो या तो हो सकता है ब्रांड नेम, एग्जाम्पल दिया हुआ है एंडेरल, या फिर जेनरिक नेम यानी प्रोपेनोलॉल, राइट। तो इस तरह का, जैसे मैंने आपको समझाया ना, क्रोसिन और पैरासीटामोल। क्रोसिन इज अ ब्रांड नेम और जेनरिक नेम, उसका जेनरिक क्या है, जेनरिक नेम है उसका पैरासीटामोल, राइट। टेबल 5.1 लिस्ट सेलेक्ट medications and substances that may affect a person's response to exercise। ठीक है, अभी हम टेबल देखने वाले हैं, क्या है वो फिगर में, और मतलब दिया गया वहाँ पे सब्सटेंसेस है, मेडिकेशंस है, और पर्सन के कैसे वो एक्सरसाइज को रिस्पॉन्स कर सकता है, उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है वो। ठीक है, टू यूज द टेबल कंसल्ट द क्लाइंट एंड क्लाइंट्स फिजिशियन और अ मेडिकल रेफरेंस टू फाइंड द करेक्ट कैटेगरी फॉर द मेडिकेशन। आपको ना उसको भी समझने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि क्लाइंट जो मेडिकेशन ले रहा है उससे बात कीजिए कि किस तरह का मेडिकेशन है, राइट, या फिर उसके फिजिशियन से बात कीजिए किस तरह का मेडिकेशन है। जब आप समझोगे ना अच्छा इस तरह का मेडिकेशन है, तब आप उस टेबल को अभी जो है उसको आप चेक कर सकते हो, हाँ ये वाला मेडिकेशन है तो इसका क्या इफेक्ट है यहाँ पे, इसके हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करेगी इसकी बॉडी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा, क्लाइंट से या तो बात करो, क्लाइंट के डॉक्टर से बात करो, ठीक है, या और ए मेडिकल रेफरेंस। ठीक है, then refer to the general category under which each drug is grouped such as beta blockers, antihistamines और bronchodilators। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, किसी एक कैटेगरी है, ठीक है, ग्रुप है, एंटीहिस्टामाइंस हो गए, ब्रोंकोडाइलेटर्स हो गए, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। The drugs in each group are thought to have a similar effect on most people, although individual responses will vary। तो एक ही तरह का ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स रहता है इन दवाओं का लोगों पे, however हर इंडिविजुअल अलग है, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स हल्का हल्का अलग भी आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, A particular response is usually dose dependent. The larger the dose, the greater the response। ठीक है, डोज पे डिपेंड करता है कि क्या इफेक्ट आ रही है बॉडी पे। ठीक है, ज्यादा डोज होगा तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। An important factor to consider in this dose related response is the time when the medication is taken। तो कहा गया है कि किस समय पे भी डोज लिया गया है ना, डोज रिलेटेड रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स आएगा डोज का, इस पे भी डिपेंड करता है कि किस समय लिया गया है वो मेडिकेशन को। ठीक है, एज मेडिकेशंस आर मेटाबोलाइज देयर इफेक्ट्स डिमिनिश। ठीक है, जब मेटाबॉलिज पूरी तरह से मान के चलो ऑब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, तो उसका जो इफेक्ट होने लगता है, मतलब अब धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है, कम होने लगता है, राइट। तो आपको बुखार होता है या पैरासीटामोल आप ले लेते हो, फिर 6 घंटे के बाद कहते हैं उसका इफेक्ट कम हो जाता है, मेटाबोलाइज हो गई बॉडी में। अब 6 महीने के बाद उसका इफेक्ट, 6 महीने बोल रहा हूँ, 6 घंटे के बाद उसका इफेक्ट कम हो जाता है। फिर if a personal trainer has any questions concerning a client's medication, it is essential that personal trainer discuss them with the client and his or her physician। अब मान के चलो एज अ पर्सनल ट्रेनर आपके क्लाइंट, आपको ना क्लाइंट के मेडिकेशंस जो दवाई खा रहा है उसका कोई क्वेश्चन है, तो आप क्लाइंट से बात करो, उसके फिजिशियन से भी बात करो। ठीक है, ताकि आप कंफर्म हो जाओ। ठीक है, उस बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। If you or the client are concerned about the effects of a medication and its impact on exercise, a medical clearance form can be utilized to seek clarification and recommendations। So, अगर आप और आपके क्लाइंट थोड़ा कंसर्न हो कि मतलब किसी पर्टिकुलर दवाई का क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सरसाइज पे, राइट, एक्सरसाइज पे, तो आप मेडिकल क्लियरेंस फॉर्म का यूज कर सकते हो, उससे आपको क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा, आपको रिकमेंडेशंस भी मिलेगा। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशंस ऑफ विच पर्सनल ट्रेनर शुड बी अवेयर। सो नीचे जो कैटेगरीज दिए हुए हैं बहुत कॉमन चीज ये है, जो तो आपको ये नॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो पहला है एंटी हाइपरटेंसिव्स। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन is common in modern society and there are many medications used for this treatment। so hypertension जो होता है या जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो आज के टाइम में बहुत तरह के मेडिकेशंस यूज होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। so most anti hypertensives primarily affect one of 4 different sites। so आपका
एंटी जो हाइपरटेंसिव है, जो दवा है जो आपको हाइपरटेंशन को लो करता है, कंट्रोल में करता है, वो 4 जगहों पे काम कर सकता है, 4 में से किसी एक जगह पे काम करता है, राइट। आपके बॉडी के 4 साइड्स पे काम कर सकता है। तो कौन कौन 4 साइड्स हैं? 4 में से एक ही पे करेगा, ठीक है। द हार्ट पे काम कर सकता है टू रिड्यूस इट्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यानी खून को ऐसे फोर्स मारता है, तभी तो खून जाती है बॉडी में, राइट, बाकी ऑर्गन्स में। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हर्ट करता है तो वो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको कम करने का काम करता है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है जब, तो अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स to open or dilate them to allow more room for the blood, ठीक है। तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है? या तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड वो पूरा बॉडी को लेके बॉडी में फैलाता है, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ठीक है, उसको वापस से लेके आता है। तो ठीक है, इसका यही काम होता है इन ब्लड वेसल्स का। तो इन ब्लड वेसल्स को क्या करता है? बेसिकली डायलेट कर देता है, ओपन कर देता है। आपने पाइप देखा होगा, राइट, जो इससे पानी आप देते हो, ठीक है, पौधों में पानी पटाते हो, तो उस पाइप को अगर आप थोड़ा सा नैरो कर दो, अपने हाथ से दबाओ, तो पानी का प्रेशर कितना फास्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा प्रेस करोगे, लेकिन वो उसको छोड़ दोगे, अगर जितना ज्यादा खुला रहेगा पानी का फ्लो क्या होगा उतना ही स्लो हो जाएगा। तो वैसे ही होता है जो ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, उसको थोड़ा सा उसके वेसल्स को थोड़ा सा ओपन कर देता है। तो ओपन जैसे ही कर देता है तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो अपने आप थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ये दूसरा साइट है, यहाँ पे ऐसे काम करता है। तीसरा साइट क्या होता है? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन पे कैसे काम करता है? टू रिड्यूस सिंपैथेटिक नर्व आउटफ्लो, ठीक है। तो ब्रेन पे काम करता है, वो सिंपैथेटिक नर्व आउटफ्लो को कम करता है। सिंपैथेटिक आगे आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ये समझो कि हमारा हार्ट रेट जो बढ़ता है ना, हार्ट रेट किसी कारण से, या तो हम डर जाते हैं या कुछ भी, मतलब जनरल भी हार्ट रेट जो होता है ना बढ़ाना, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। सिंपैथेटिक टाइप ऑफ, अभी आप भी आगे पढ़ोगे, तो बेसिकली उसको कंट्रोल करता है, तो उससे हार्ट रेट हमारा कम हो जाता है। तो ब्रेन पे काम करता है, ठीक है। और द किडनीज टू रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम बाय एक्सक्रेटिंग मोर फ्लूइड, तो या तो किडनी पे काम करता है, जो जिसमें क्या होता है ब्लड वॉल्यूम को कम कर देता है, यानी आपको पेशाब ज्यादा लगेगी, फ्लूइड, एक्सक्रेटिंग मोर फ्लूइड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। The site that the medication acts on helps to determine its effect on individual as well as any potential side effects. तो जिस साइट पे काम कर रहा है उसको अगर हम जान लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इंडिविजुअल पे वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। चारों में से कौन से साइट पे काम कर रहा है हमें पता चल जाए तो। द फॉलोइंग आर कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव्स। अब नीचे दिया गया है एंटी हाइपरटेंसिव्स के भी टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर क्या है? बीटा ब्लॉकर यहाँ पे टेबल 5.1 बना हुआ है, उसमें दिया गया है कि डिफरेंट मेडिकेशंस के क्या इफेक्ट आते हैं आपके रेस्टिंग हार्ट रेट पे, एक्सरसाइज हार्ट रेट पे, एक्सरसाइज की कैपेसिटी पे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव जो हैं क्या क्या है, ठीक है। तो पहला बीटा ब्लॉकर्स आ जाता है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या है? बीटा एड्रेनर्जिक blocking agents or beta blockers are commonly prescribed for a variety of cardiovascular and other disorders. तो ठीक है, तो बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर या दूसरे डिसऑर्डर्स के लिए रिकमेंड होता है बीटा ब्लॉकर्स। These medications block beta adrenergic receptors and limit sympathetic nervous system stimulation. बोलने का ये मतलब है कि look, fear
बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो क्या होता है कि ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मान के चलो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने, आप जंगल में गए, आपके सामने शेर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले आपका क्या होगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा बढ़ जाएगा, ताकि आप या तो फाइट करो उससे या तो फ्लाइट यानी भागो, ठीक है। तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, या तो फाइट करना है या तो भागना है, तो आप घूमे और भाग गए, तो आपका हार्ट रेडी हो गया, तो उससे क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली किसी भी तरह का एंग्जाइटी होता है, फियर होता है, किसी चीज का नर्वस सिचुएशन होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाता है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होता है उसका पार्ट होता है, तो उसके हेल्प से तो ये स्टार्ट होता है, तो बेसिकली उस पर कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो अपने आप आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। In other words, they block the effects of catecholamines, epinephrine and norepinephrine throughout the body and reduce resting, exercise and maximal heart rate, ठीक है। वो मोटा मोटी ये जो हार्मोन्स है, जो कैटेकोलामाइंस, आगे आप पढ़ोगे, इस पे कंट्रोल करता है, अभी आप इतना ही समझो, कैटेकोलामाइंस हार्मोन होता है, इन पे बेसिकली ये कंट्रोल करता है आपका हार्ट रेट, रेस्टिंग होता है या फिर मैक्सिमल हार्ट रेट जो होता है वो आपका कम हो जाता है, मोटा मोटी हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। दिस रिडक्शन इन हार्ट रेट रिक्वायर्स मॉडिफाइंग द मेथड यूज फॉर डिटरमाइन एक्सरसाइज इंटेंसिटी। अब आपको पता चल गया कि हार्ट रेट में रिडक्शन हो गया है, तो उस हिसाब से आप एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन ला सकते हो, ठीक है। यूजिंग रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन और द टॉक टेस्ट वर्सेस टारगेट हार्ट रेट, फॉर एग्जाम्पल, वुड बी appropriate for ensuring a safe and effective respiratory exercise intensity for someone on beta block। मान के चलो कोई बीटा ब्लॉकर लिया है, उसके एक्सरसाइज के इंटेंसिटी को आप कैसे समझ सकते हो, सबसे अच्छा मेथड है या तो रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन से पता करो, आपने पहले पढ़ा था राइट, नंबर सिस्टम, आउट ऑफ 10 पूछ लो कि कितना आपको इंटेंसिटी फील हो रहा है, हार्डनेस के हिसाब से नंबर दो, आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 20, ठीक है। और या फिर टॉक टेस्ट आपने पहले भी पढ़ा था राइट, तो टॉक टेस्ट ले लो, राइट। तो वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड आपने पढ़ा था राइट, उसमें VT1 VT2 राइट, ये सब पढ़ा था हमने। तो बेसिकली टॉक टेस्ट जब आप लोगे तो आपको अगर याद है कि अगर वो आराम से बोल रहा है, यानी कोई भी चीज़ उसको बोलने को बोलो, या फिर राष्ट्रगान या कुछ भी गवाओ, या ABCD बोलने को बोलो, नॉर्मली बोल रहा है तो इंटेंसिटी ठीक है, थोड़ी उसको दिक्कत हो रही है बहुत, मतलब नॉर्मल दिक्कत हो रही है, लेकिन बोल रहा है हल्का हल्का, लेकिन आपको पता चल रहा है, तो इंटेंसिटी समझ लो मॉडरेट है, लेकिन बिल्कुल एकदम नहीं बोल पा रहा है तो बहुत हाई इंटेंसिटी है, ठीक है। टॉक टेस्ट वगैरह आप रिवाइज कर लेना अगर आपको याद नहीं है, तो पीछे हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। वर्सेस टारगेट हार्ट रेट, तो टारगेट हार्ट रेट वगैरह मत देखना, बेसिकली रेटिंग ऑफ परसीव्ड, इतना सिंपल याद रख लो, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन जो है और टॉक टेस्ट आपका सबसे अच्छा तरीका है क्लाइंट का इंटेंसिटी जानने का, एक्सरसाइज इंटेंसिटी कैसा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बीटा ब्लॉकर तो उसका अपने आप उसका हार्ट रेट कम किया हुआ है, तो हार्ट रेट जो आप देखोगे उससे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ट रेट तो कम है, हो रहा है ना ऑलरेडी राइट, दवा के कारण, तो हार्ट रेट तो आपको पता है कि नहीं, इंटेंसिटी उतना नहीं क्योंकि तो कम है, लेकिन आप इंटेंसिटी उससे पूछ के आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। So calcium channel blockers prevent calcium dependent contraction of the smooth muscles in the arteries, causing them to dilate, which lower blood pressure। So basically कैल्शियम की हेल्प से क्या होता है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना, स्मूथ मसल्स में बहुत सारे आ जाते हैं, मान के चलो हमारा किडनी विडनी आ जाता है, जो भी ये सब लिवर वगैरह स्मूथ मसल्स में आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है कौन से स्मूथ मसल्स की, आर्टरीज की बात हो रही है, हार्ट का पार्ट होता है आर्टरी राइट, तो क्या होता है उसको डायलेट कर देता है बेसिकली। अब कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम की मदद से, ये सब भी हम आगे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जितना सिंपल मैं, मतलब आपको ये वाला चीज समझ में आ जाए इसलिए मैं सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले डिटेल में। तो बेसिकली क्या करता है, जो आर्टरी है ना, आर्टरी को डायलेट कर देता है, ठीक है। डायलेट का मतलब क्या होता है, ओपन करना राइट। अभी हमने पाइप वाला एग्जांपल दिखा था ना, कि दबा के अगर पाइप को करे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन उसको अगर फैला रहे, पाइप ओपन रहे पूरी तरह से, तो उतना प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेगा, आर्टरीज जो होते हैं उनको वो खोल देगा राइट। आर्टरीज क्या होते हैं,
और वेन्स क्या होते हैं? आर्टरीज का काम होता है हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, और वेन्स का काम होता है वहां से वापस लेके आता है वेन्स उस ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो वापस होता है। तो ठीक है, तो आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना पूरे बॉडी पार्ट से, हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स पे, राइट। तो उसको उन जो आर्टरीज है उनको डायलेट करता है, नहीं उसको ओपन कर देता है, वो ओपन हुआ तो अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो गया, राइट। These agents also are used for angina and heart dysarrhythmias। ठीक है, तो ये एजेंट है। दूसरी चीज़ों एंजाइना जो होता है, चेस्ट पेन होता है, यानी हार्ट डिसरिथमियाज होता है, जो हार्ट का इरेगुलर जो हार्ट रेट हो जाता है हमारा, रैपिड हो जाता है, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाता है, उसमें भी काम आता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑन द मार्केट एंड द इफेक्ट्स ऑन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एजेंट। ठीक है, तो बहुत तरह के ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, ठीक है, तो हल्का थोड़ा थोड़ा अलग इन्फ्लुएंस होता है ब्लड प्रेशर पे, हार्ट रेट पे, ठीक है, कि उसमें कौन सा एजेंट है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट करेगा, आपके हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, बोला गया है कि टेबल 5.1 पे देखने के लिए कि क्या है टेबल 5.1 अभी हम पढ़ने वाले हैं। नोटिस इन टेबल 5.1 दैट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में इंक्रीज डिक्रीज और हैव नो इफेक्ट्स ऑन द हार्ट रेट। ठीक है, तो वहां पे दिया हुआ है, वहां पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देयरफॉर व्हाइल इट इज, या तो मान के चलो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, या तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, या तो हार्ट रेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देयरफॉर व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट to know the general effects of a category of medication, remember that individual responses can vary। फिर से बता रहा है कि ठीक है, आप जनरल इफेक्ट्स जान लो कैसा होता है किसी मेडिकेशन का, बट इंडिविजुअल के हिसाब से वो डिफरेंट वेरी कर सकता है। ठीक है, थर्ड एंटी हाइपरटेंसिव क्या है मेडिकेशन जो है, वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो एस अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसी अभी एसी है, देखो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, तो ब्लॉक्स एंड enzyme secreted by the kidneys preventing the formation of a potent hormone angiotensin 2 that constricts ब्लड वेसल्स। सो बेसिकली किडनी क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है। ठीक है, वो जो एंजाइम होता है ना, वो एक हार्मोन जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2, उसको बनाने का काम करता है। उसके कारण ब्लड वेसल जो होता है हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो दैट इज वाई उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, उस एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करता है। If this enzyme is blocked, the vessels dilate and BP increases। अभी ये क्या हुआ, ये एंजाइम अब क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, तो क्या हुआ, हमारा जो भी वेसल से ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है, यानी ओपन हो जाता है, उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एस inhibitors should not affect heart rate but will cause a decrease in blood pressure at rest and during exercise। अब ये ना हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट ब्लड प्रेशर में क्या हो सकता है, कमी आ सकती है, रेस्ट में भी आ सकती है और एक्सरसाइज के समय भी आ सकती है। ठीक है, अब हम दूसरा लास्ट जो एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन है उसका लास्ट है, चौथा, वो है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट्स। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसको ब्लॉकर भी कहते हैं। आर ए न्यूअर क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, नया तरह का आया है, ठीक है, मार्केट में। दीज ड्रग्स आर सेलेक्टिव फॉर एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर। Angiotensin 2 receptor antagonists are well tolerated and do not adversely affect blood lipid profiles or cause rebound hypertension after discontinuation। So
angiotensin 2 receptor antagonists. So angiotensin 2 receptor antagonists or blockers are a new class of antihypertensive agents. So अभी ये जो है ना angiotensin 2 receptor antagonist, ये एकदम नया आया है, ठीक है। ये अभी हम मतलब मार्केट में कह लो या फिर अभी काफ़ी टाइम के बाद इसका पता चला है। तो ये एक तरह का एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दीज ड्रग्स आर सेलेक्टिव फॉर एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर। सो एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है। इसमें भी क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है ना, इसमें भी हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी नैरो हो जाता है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो हार्मोन है, ये भी यही काम करता है, इसको नैरो करता है। तो ये अगेन इसको क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है, उस वाले हार्मोन का, एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन को, और वापस से वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो, ब्लड प्रेशर कम होता है। और तो और एंजियोटेंसिन 2 जो हार्मोन है, उसका दूसरा काम क्या है, वो सॉल्ट और वाटर को ना बॉडी में रिटेन करके रखता है। तो सॉल्ट और वाटर ज़्यादा रिटेन अगर बॉडी में हो गया तो उससे स्वेलिंग वगैरह भी आती है, सबसे पहले लेग्स वगैरह में। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। सो उसको वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करता है, तो ये सब सारी चीज़ें रुकती है और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स एंटेगनिस्ट आर वेल टॉलरेटेड। इसको बहुत अच्छा मतलब अब्जॉर्प्शन है, टॉलरेट अच्छा होता है बॉडी में, एंड डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट ब्लड लिपिड प्रोफाइल, सो कॉज रीबाउंड हाइपरटेंशन आफ्टर डिसकंटिन्यूशन। तो ये बोला गया है कि ये जो है ना, ये आपके ब्लड लिपिड प्रोफाइल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट नहीं आने वाला है। और कॉज रीबाउंड हाइपरटेंशन। रीबाउंड हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है ना, कोई भी दवाई अगर आप लेते हो, उसके बाद वो लेना छोड़ दो दवाई, तो वापस से जो आपको प्रॉब्लम था, मान के चलो ब्लड प्रेशर के बाकी जो हाइपरटेंसिव्स है ना, मान के चलो वो ले रहे हो आप, जब तक आप ले रहे हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, उसका डोजेस धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हुआ, तो वापस से ब्लड प्रेशर आपका जो रहता है वो आ जाता है। तो इसमें ये देखा गया है ना कि जो रिबाउंड हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन है ना, वो दोबारा से मतलब वो उतना नहीं हो रहा है जितना हो रहा था, राइट। तो आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ना वो आपको देखा नहीं गया। तो दैट इज वाई ये जो है ना एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, ये इसका और भी इसका रिसर्च चल रहा है और देखा गया कि ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में काम आ सकता है कि नहीं। तो ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज में देखा जा रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। सो अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या ही कहना। और लिपिड प्रोफाइल्स तो आप जानते हो, लिपिड प्रोफाइल्स तो ब्लड में मान के चलो ब्लड टेस्ट होता है ना हमारा, तो उसमें ब्लड लिपिड प्रोफाइल आता है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ट्राइग्लिसराइड कैसा है बॉडी में, तो वो सब जो है ना, उस पर भी एडवर्स इफेक्ट उसका इस दवा का नहीं है। अब देखो डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डायूरेटिक्स आर मेडिकेशन दैट इंक्रीजेस द एक्सक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू द किडनीज। सो डायूरेटिक जो होता है ना, वो हेल्प करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक्सक्रेशन को, उसको निकालने के लिए किडनी के थ्रू, ठीक है। दे आर यूजुअली प्रिस्क्राइब फॉर हाई ब्लड प्रेशर और व्हेन अ पर्सन इज accumulating टू मच फ्लूइड एज अकर्स विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो कहा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रेकमेंड होता है, ये भी हार्ट ब्लड प्रेशर को कम करने का काम आता है। या फिर पर्सन इज एक्यूमुलेटिंग टू मच फ्लूइड, मान के चलो किसी बॉडी में, अभी मैंने बताया था सॉल्ट और वाटर का बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो जाता है, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। एज अकर्स विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? हार्ट फेलियर का ये मतलब नहीं होता कि हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। हार्ट फेलियर का ये मतलब होता है कि जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अब हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, वीक हो रहा है वो हार्ट धीरे धीरे, ठीक है। तो जनरली ये हार्ट अटैक के बाद होता है, या फिर मान के चलो आपको हार्ट फेलियर है, मतलब हार्ट उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उस कारण भी ये सब जो रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड का जो रिटेंशन होता है वो होता है, ठीक है। They have no primary effect on the heart rate, but they can cause water and electrolyte imbalances which may lead to dangerous cardiac arrhythmias. तो हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है डायूरेटिक्स पे, लेकिन क्योंकि बॉडी से वाटर को हेल्प निकालने में हेल्प करता है ना, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो वाटर का जो
कह सकते हैं आउटफ्लो जो होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हिल सकता है बॉडी का, ठीक है, वाटर और सोडियम का जो बैलेंस जो होता है वो हिल सकता है, ठीक है। तो वो उसके कारण क्या हो सकता है, कार्डियक इरिथमियाज हो सकता है, मतलब बेसिकली वही हार्ट रेट आपका फिर से इरेगुलर हो रहा है, बिकॉज diuretics can compromise hydration status and decrease blood volume. They may predispose an exercise to डिहाइड्रेशन। तो क्या करता है बेसिकली, डायरेटिक्स तो आपके बॉडी से वाटर निकाल रहा है, राइट, उसके कारण क्या हो सकता है, आपका हाइड्रेशन कम हो सकता है, ठीक है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, उस चक्कर में क्या हो रहा है, आपका डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, किसी एक्सरसाइजर के लिए स्पेशली डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। अ क्लाइंट टेकिंग डायरेटिक्स नीड्स टू मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज, स्पेशली इन अ वार्म ह्यूमिड इन्वायरमेंट। तो मान के चलो किसी कोई क्लाइंट है जिसको डायरेटिक्स रेकमेंडेड है, वो डायरेटिक्स ले रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए, वाटर इनटेक हमेशा रखना चाहिए, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट समय, वर्कआउट के बाद, स्पेशली वार्म जब क्लाइमेट हो, बहुत ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो, बहुत उमस वगैरह हो रहा है, तो स्पेशली उस समय, और हमेशा ही उसको हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी साथ में रखना चाहिए, पीनी चाहिए। डायरेटिक्स आर समटाइम्स यूज्ड बाय एथलीट्स टू ट्राई टू लूज वेट फॉर स्पोर्ट। डायरेटिक्स कभी कभी यूज किया जाता है एथलीट्स के द्वारा अपने वेट लूज करने में, वाटर निकलता है उनके बॉडी से तो वेट लूज होता है, राइट। दिस इज अ डेंजरस प्रैक्टिस दैट शुड नॉट बी कंडोन बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सनल ट्रेनर। तो बोला गया है कि डेंजरस प्रैक्टिस है, पर्सनल ट्रेनर उसको रेकमेंड ना करे। बॉडी बिल्डर्स को आप देखते होगे ना, उस समय लास्ट जब कंपटीशन के टाइम में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को, कि शायद उस समय यूज करते हैं, और वाटर फिर बॉडी से निकलती है तो आपका मसल ज़्यादा फिर दिखता है, वाटर रिटेंशन कम होता है, डेफिनेशन ज़्यादा दिखता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन हाउएवर एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको अपने क्लाइंट को रेकमेंड ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ब्रोंको डायलेटर्स क्या होता है अब, ठीक है, एजमा मेडिकेशंस आल्सो नोन एज ब्रोंको डायलेटर्स relax or open the air passages in the lungs allowing better air exchange। सो मान के चलो ये एजमा मेडिकेशन है, ठीक है, किसी को एजमा है, ठीक है, तो उसके लिए मेडिकेशन है ब्रोंको डायलेटर। तो ये क्या करता है, जो ओपन एयर, एक एयर का भी जो पैसेज होता है ना लंग्स में, ठीक है, उसको बेटर, उसको ओपन करता है, ठीक है। तो वो ओपन अगर होता है तो एयर का जो कह सकते हैं आउटफ्लो आउटफ्लो है ना, तो वो आपका बहुत अच्छे से होने लगता है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स but the primary action of each is to stimulate the sympathetic nervous system। so बोला गया है यहाँ पे बहुत तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, बट उनका प्राइमरी एक्शन क्या है, उनका प्राइमरी एक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जब वो इफेक्ट करेगा ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो सिग्नल करता है कि भाई अब जो है ना, वो एयर पैसेज जो है, जो भी है, उसको एयर पासेज जो है उसको थोड़ा ओपन कर दो। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बोलता है तो वो ओपन हो जाता है। सो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उसके कारण आपका एयरवेज ओपन हो जाता है अच्छे से। ब्रोंकोडायलेटर्स इंक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी इन पर्सन लिमिटेड बाय ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन but otherwise have minimal effect on resting and exercise, heart rates and blood pressures। so मान के चलो किसी को प्रॉब्लम है जिनका एयर पैसेज जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, जो ट्यूब जिससे हवा आता है जाता है, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी वो थोड़ा नैरो हो जाता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम उनको होता है तो एयरवेज आसानी से आता जाता नहीं है, उनके लिए ब्रोंको डायलेटर्स बहुत इफेक्टिव है। तो वो लोग देखेंगे एक्सरसाइज में उनकी जो कैपेसिटी है ना, और पहले तो लिमिटेड थी, अब लेने से क्या हुआ, थोड़ा सा एयर पैसेज खुला तो कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है, तो वो एक फायदा होता है। हालांकि नॉर्मल किसी को अदरवाइज ऐसा बहुत मिनिमल इफेक्ट होता है रेस्टिंग हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर पे, ठीक है। ओके, नाउ हम आए हैं कोल्ड मेडिकेशंस के बारे में पढ़ने, ठीक है। तो सिम्पैथोमाइमेटिक drugs are compounds that mimic the activity of sympathetic nervous system, ठीक है। तो कहा गया है सिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तरह ही काम करता है, उसी को मिमिक करता है, उसी को कॉपी करता है, ठीक है। यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट एंड आर ऑफ्टन फाउंड इन मेडिकेशन दैट ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस, नेजल कंजेशन एंड एजमा,
ठीक है। तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैंने काम क्या बताया था, हार्ट रेट बढ़ाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ना। कोई ऐसे सिचुएशन में आ गए जो आपको भागना पड़ रहा है या फिर लड़ना पड़ रहा है, उसमें आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, राइट। तो सेम ये जो है ना सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग जो होता है, जो कोल्ड मेडिकेशंस में होते हैं यूज, उनका भी काम इसी की तरह होता है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है। and often found in medications that treat allergic rhinitis. allergic rhinitis मान के चलो किसी को, आपको किसी चीज से एलर्जी है तो नाक में कुछ ना कुछ होता है, छींक आ जाती है या फ्लूइड भर जाता है, तो म्यूकस आ जाता है नाक में, तो नाक में आपको प्रॉब्लम फील होती है, एलर्जिक किसी चीज से आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो एलर्जिक राइनाइटिस उसको कहते हैं, ठीक है। नेजल कंजेशन, नाक जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, राइट, सांस नहीं आती है, जो आप देखोगे ठंड, आपको जब जुकाम वगैरह हो जाता है तो उस समय होता है। एंड एजमा, अगर आपको एजमा है तो फॉर एग्जाम्पल एजमा, इन तीनों की जो दवाई में है ना ये पाया जाता है सिंपैथोमाइमेटिक। फॉर एग्जाम्पल decongestants act directly on the smooth muscles of the blood vessels to stimulate vasoconstriction। तो कहा गया है दो डिकंजेस्टेंट होते हैं। डिकंजेस्टेंट, कंजेशन का क्या मतलब होता है, जो बंद हो जाता है नाक वगैरह या कुछ, तो उसको कंजेशन कहते हैं, ठीक है। एक्ट डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल, तो जो डिकंजेस्टेंट होते हैं वो कंजेशन को जो ठीक करने का काम करते हैं उनको कहते हैं डिकंजेस्टेंट्स, ठीक है। एक्ट डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल टू स्टिमुलेट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो बेसिकली क्या करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस कर देते हैं वो। जो अगर जो डिकंजेस्टेंट आप लोगे ना तो आपके जो वेजल्स जो होते हैं, ब्लड वेजल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी उसको नैरो कर देता है। In the upper airways, this constriction reduces the volume of the swollen tissues and results in more air space। तो अगर वो मान के चलो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, जो आपका वेसल्स जो होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है अगर, तो उससे क्या होता है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ स्वॉलन टिश्यू, जो टिश्यूज जो स्वॉलन टिश्यूज है ना जिसके कारण आपका नाक बंद हो रहा है, वो कम हो जाता है। एंड रिजल्ट्स इन मोर एयर स्पेस, इसमें क्या हो जाता है, फिर आपको सांस अच्छे से आने लगती है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन द पेरिफेरल वेसल्स में रेज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट बोथ एट रेस्ट एंड पॉसिबली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, जो पेरिफेरल वेसल में आपका होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अभी हमने बात की कि वो वेसल्स जब बंद हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, बंद नहीं हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, ठीक है। Antihistamines block the histamine receptor which is involved with the mast cells and the allergic response। So antihistamines होता है, किसको ब्लॉक करता है, वो histamine receptors को ब्लॉक करता है, which is involved with the mast cells and the allergic response। अभी हम पढ़ने वाले हैं। These medications do not have a direct effect on the heart rate or blood pressure, but they do produce a drying effect in the upper airways and may cause drowsiness। तो इसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन क्या हो सकता है, वो थोड़ा ड्राइनेस ला सकता है आपके अपर एयरवेज पे, हो सकता है आपको थोड़ा ड्राउजीनेस लगे, थोड़ा सा अजीब सा मन, है ना, मे बी। एंटीहिस्टामाइन्स देखो क्या करता है, हिस्टामाइन रिसेप्टर जो होता है ना, बेसिकली आपको कुछ भी होता है, कोई भी एलर्जी होती है, कुछ भी होता है, तो बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। या तो आपका नाक बहने लगेगा या पे बहुत छींक आएगी, कभी कभी एलर्जी में बॉडी बहुत ज़्यादा ही छींकने लगती है। कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें उतनी हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम को लगता है कि नहीं कि बहुत ये हार्मफुल है, तो उस हिसाब से बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स लाने लगती है, बहुत चीज़ें आपको सिम्टम्स शो करने लगेगी, आप परेशान हो जाओगे। उतना हार्मफुल है नहीं, लेकिन इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है कि नहीं बहुत हार्मफुल है, तो उसके लिए एंटीहिस्टामाइन्स है। तो हिस्टामाइन्स जो रिसेप्टर है ना, उसका यही काम है कि जो सिम्टम्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, छींकना या फिर जो ऐसी चीज़ें करना जिससे वो चीज़ निकल जाए हमारी बॉडी से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उतना हार्मफुल पॉलन उड़ रहा है हवा में, ठीक है, पॉलन का टाइम आप जो होता है उसमें बहुत लोगों को पॉलन से एलर्जी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत छींक रहे हैं, उतना होता भी नहीं है उसमें प्रॉब्लम जितना बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो इसलिए तो वो हिस्टामाइन रिसेप्टर, हिस्टामाइन हार्मोन्स का काम होता है, ठीक है, तो उसको एंटीहिस्टामाइन जो होता है ना ब्लॉक करता है हिस्टामाइन को। तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है ना आपको, वो होना रुकता है, ठीक है। इससे हम हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का हमने पढ़ ही लिया है कि इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। मोस्ट कोल्ड मेडिकेशंस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ decongestants and antihistamines and may have combined effect। अब देखो बहुत सारे कोल्ड मेडिकेशंस होते हैं, या तो एंटीहिस्टामाइंस और इसका जो हमारा
डीकंजेस्टेंट है उसका मिक्सचर होता है, ठीक है, एंड मे हैव कंबाइंड इफेक्ट्स, ठीक है, उनका मिला जुला के इफेक्ट होता है उस हिसाब से। हाउएवर दे आर नॉर्मली टेकन इन लो डोजेस एंड हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज कैपेसिटी। लो डोजेस में जनरली लिया जाता है और उसका बहुत ही कम इफेक्ट होता है कि आपके एक्सरसाइज के कैपेसिटी पे, ठीक है। अभी हमारा रह गया था टेबल, तो टेबल एक बार देख लेते हैं। अब मैंने इसको आपको पहले पढ़ाया है, अब आपको टेबल बेहतर समझ में आएगा, है ना। देखो, तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है रेस्टिंग हार्ट रेट पे। रेस्टिंग हार्ट रेट इससे कम होता है बीटा ब्लॉकर से, एक्सरसाइज हार्ट रेट भी कम होता है, यानी एक्सरसाइज के समय जो आपको हार्ट रेट होता है वो भी मिनिमल पे रहता है। एक्सरसाइज कैपेसिटी में क्या होता है, वो भी कम होता है। VO2 मैक्स विद अक्यूट एंड क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो मान के चलो आपकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी कम होती है इससे, तो मान के चलो आप या तो आपने आजकल में उसको लिया या अभी लिया है या फिर लॉन्ग टर्म से भी लेते आ रहे हो, तो उस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं टेबल में इफेक्ट्स ऑफ सेलेक्ट सब्सटेंसेस ऑन हार्ट रेट रिस्पॉन्स। तो ये मेडिकेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनका आपके हार्ट रेट पे, एक्सरसाइज कैपेसिटी वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स हमने अभी पढ़ा, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, एक्सरसाइज हार्ट रेट भी कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, VO2 मैक्स विद अक्यूट एंड विथ क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन वो कम हो जाएगा। VO2 मैक्स आपका कम हो जाएगा, मतलब बेसिकली आपकी बॉडी ऑक्सीजन जो यूज करती है एक्सरसाइज के टाइम वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड विथ अक्यूट एंड क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो, उसमें क्या होगा, फर्क पड़ेगा, VO2 मैक्स आपका कम हो जाएगा,
ठीक है। कमेंट्स, डोज रिलेटेड रिस्पॉन्स, जैसा डोज होगा वैसा रिस्पॉन्स, ज्यादा डोज तो रिस्पॉन्स भी वैसा होगा, राइट। कम डोज तो उस हिसाब से होगा। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो इनसे क्या इफेक्ट होगा? रेस्टिंग हार्ट रेट कम भी हो सकता है या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक्सरसाइज हार्ट रेट में भी कमी आ सकती है या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। एक्सरसाइज कैपेसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे अदर हाइपरटेंसिव, इसके अलावा दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव जो है, यानी स्टार बना हुआ है, स्टार में हम चेक करें क्या है। Many antihypertensive medication can cause positional hypotension, meaning the blood pressure drops when changing position. समझ रहे हो? तो दिया गया दूसरे हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन है वो क्या हो सकता है? पोजिशनल हाइपोटेंशन ला सकते हैं, यानी आप पोजीशन जब चेंज करोगे तो हिसाब से आपका ब्लड pressure drop हो सकता है. Therefore, a client may become dizzy if he or she moves too fast after performing abdominal work on the floor. Therefore, अगर मान के चलो ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस कोई ले रहा है और वो फ्लोर पे बेसिकली एब्डोमिनल वर्कआउट कोई कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट मूव करता है ना, तो हो सकता है उसको डिजीनेस, चक्कर वक्कर फील हो, ठीक है। सो ये अदर हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में, इसको छोड़ के दूसरे हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसमें रेस्टिंग हार्ट रेट में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, ठीक है, इसमें एंटी या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा या फिर कम हो जाएगा। सेम एक्सरसाइज हार्ट रेट में बढ़ेगा या कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं या फिर कम हो जाएगा। यूजुअली एक्सरसाइज कैपेसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। मेनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस आर यूज्ड, some may decrease, a few may increase and other do not affect heart rate. Some exhibit variable and close dose related responses. वही बोला गया है कि या तो बढ़ेगा या तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज या तो कम होगा। किसी में हो सकता है वेरिएशन हो सकता है डोज के हिसाब से, तो जैसा डोज होगा वैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है आपको, ठीक है। अब हम एंटीहिस्टामाइंस की बात कर रहे हैं। इसमें रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ेगा, एक्सरसाइज हार्ट रेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, एक्सरसाइज कैपेसिटी में भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट की बात करें एंड एंटी एंजाइटी मेडिसिन, जो डिप्रेशन वाली मेडिसिन आते हैं, राइट, एंजाइटी वाले जो एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट जो आते हैं, उसमें क्या हो सकता है? रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ भी सकता है और हो सकता है कोई चेंज ना आए, एक्सरसाइज में बढ़ सकता है, हो सकता है कोई चेंज नहीं आए। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या होता है? बेसिकली जो आप में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी आपको फील कराता है, राइट। तो जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो कि बहुत सारे आप लोग में से शायद यूज़ भी करते होंगे, प्री वर्कआउट्स यूज़ करते हो, राइट, कॉफ़ी पीते हो या फिर वर्कआउट से पहले कॉफ़ी हो गया, निकोटीन, चाय वगैरह, या फिर कोकेन भी जो होता है ना ड्रग, वो भी स्टिमुलेंट में ही आता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्ट में आपका एक्सरसाइज हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, आपकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो कैफीन, वही कैफीन स्टिमुलेंट में ही आता है। तो कैफीन कॉफ़ी, राइट, एंड कॉफ़ी में होता है कैफीन, एंड उसमें क्या होता है? रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ गया और एक्सरसाइज हार्ट रेट बढ़ गया या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, और एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, एक्सरसाइज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस हमारा बढ़ गया, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स के क्या होता है? कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है आपके रेस्टिंग हार्ट रेट में भी, आपके एक्सरसाइज हार्ट रेट में भी। आपका VO2 मैक्स एक्सरसाइज कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट, या तो बढ़ भी सकता है, और सिग्निफिकेंट नो चेंज इन इंडिविजुअल्स विद COPD, ठीक है। देखो VO2 मैक्स है वो नॉर्मल रहेगा। अभी मैंने बताया था बॉडी का, जो बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है एक्सरसाइज के लिए, तो वो जो है वो उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, राइट। हो सकता है एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़े या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आए, किन में? जिनको COPD का प्रॉब्लम है। COPD इज chronic obstructive और एक्सरसाइज कैपेसिटी की बात करें तो VO2 मैक्स है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, या हो सकता है मान के चलो किसी को COPD है, राइट, यानी
क्रॉनिक तो अगर एक्सरसाइज कैपेसिटी की बात करें तो VO2 मैक्स में जनरली कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, राइट। हो सकता है जिनको COPD हो, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी वो डिजीज लंग्स का जिसमें एयरवेज हो वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड रहता है, यानी एयर का पैसेज उतना फ्लो में नहीं रहता है, राइट, लंग्स में, राइट। तो दैट इज COPD। तो इनको जिनको COPD है ना, हो सकता है उनका एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाए, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका तो खुल गया ना वो एयरवेज जो होता है वो तो खुल गया, ओपन हो गया, तो उनके लिए हो सकता है उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि कोई खास चेंज ना आए उनके लिए भी, ठीक है। अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में क्या होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है वही होता है नॉर्मल जैसा है, कोई खास चेंज नहीं, एक्सरसाइज हार्ट रेट भी कुछ नहीं। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस की बात करें और VO2 मैक्स जो होता है, एक्सरसाइज कैपेसिटी की बात करें तो वो कम हो जाता है, एक्सरसाइज कैपेसिटी आपकी गिर जाती है। कमेंट में क्या है, एक्सरसाइज प्रोहिबिटेड व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन कोऑर्डिनेशन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरीज। सो बोला गया है कि जब शराब का सेवन कर रखा है किसी ने तो उसको अवॉइड करना चाहिए एक्सरसाइज उस समय के लिए, क्योंकि उस समय आप उनका कोऑर्डिनेशन देख रहे हो कैसे हिलते रहते हैं शराबी ये सब पी के, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उसके चक्कर में क्या हो सकता है, इंजरीज हो सकती है। नेक्स्ट इज निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, जो लोग बेसिकली स्मोकिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह का टोबैको वगैरह, तो उनको छुड़वाने के लिए निकोटीन का यूज किया जाता है। तो निकोटीन जो यूज करते हैं उस समय थेरेपी में, तो उसका क्या इफेक्ट है, रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ जाता है, एक्सरसाइज हार्ट रेट बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज कैपेसिटी में या तो कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता या ड्रॉप हो जाता है, राइट। ओके, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs। सो ये क्या, ये जो ड्रग होते हैं ये इसका यूज होता है बेसिकली पेन रिलीफ करने में, पेन रिलीफ हुआ, फीवर वगैरह हुआ, उस चीज़ों के लिए यूज होता है। सो इस ड्रग का देखो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है रेस्टिंग हार्ट रेट और एक्सरसाइज हार्ट रेट में, तो यही मान के चले कि कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। एंड एक्सरसाइज कैपेसिटी की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, या फिर हो सकता है परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ ही जाए, ठीक है। तो इसका यही इफेक्ट है। तो ओवरऑल यही लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं पहले पढ़ा देता तो ये आपको शायद समझ नहीं आता, अभी भी अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार जाके पढ़ो कि दवा कैसे था, क्या कौन दवा कैसे काम करता है ना। अब समरी पे आ गए, ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। Information gathered through a careful pre-participation health screening helps personal trainers design exercise programs that are personalized to meet the unique needs and goals of each client। जो भी आप information collect करते हो आपको help मिलता है, जो भी आप pre-participation health screening लेते हो उससे आपको help मिलता है client के unique need और उसके goal को के हिसाब से उसके personalized workout program उसके लिए design करने के लिए। As discussed in chapter 3 and 4, effective communication and interviewing skills are helpful during the initial meetings with clients. Then private health information and feelings, experiences regarding physical activity and exercises are shared for the फर्स्ट टाइम। तो यही कहा गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और आपका जो इंटरव्यूइंग स्किल होता है, जो क्लाइंट से आप पहली बार मिलते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है क्लाइंट का जो प्राइवेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन निकालने का, कैसा फील कर रहा है, एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं उसके बारे में जानने में, राइट। और एक्सरसाइज आर शेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। जब एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम शेयर कर रहे हो तब, राइट। द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग एंड एडिशनल फॉर्म्स रिव्यूड इन दिस चैप्टर essential for working with clients to help them safely achieve their health, physical एक्टिविटी एंड और फिटनेस गोल्स। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म से बोला गया है हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह उसका बहुत यूज़ है, ताकि क्लाइंट के लिए आप सेफली वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन कर सको, उनको सेफली हेल्थ की तरफ लेके जा सको, फिजिकल एक्टिविटी करवा सको, फिटनेस गोल्स अचीव करवा सको। सो ओवरऑल यही कहता है ये चैप्टर। सो होपफुली आपको समझ में आया हो, और जो भी क्वेश्चंस कोई डाउट्स रहते हैं आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, चैप्टर नंबर 6, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।